कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का गठन कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी ये है। एक बार पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई कन्वोकेशन थी। उस टाइम पंजाब के चीफ मिनिस्टर को शायद ऊंची कुर्सी दे दी थी और चौधरी बंसी लाल को शायद कुछ नीचे कुर्सी पे बिठाया गया था। तो चौधरी बंसी लाल उस टाइम हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने ही अपनी बड़ी इंसल्ट समझी और तुरंत इमीडिएटली ऑर्डर किया कि कुरुक्षेत्र में जो बाकी हरियाणा के सभी कॉलेजेस हैं जो पहले पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएट थे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएट आवाज आखदी का भाई उसको फलाने का लड़का फर्स्ट डिवीजन आया है, सेकंड डिवीजन। अब तो 97% भी 98% पता नहीं किस तरह के। उस टाइम में वो इंटेलिजेंट हुआ करते, फर्स्ट डिवीजन वाले लड़के बहुत अच्छे, और उनको सेक्रेटरीट में फटाक दे नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि ग्रेजुएट हो या फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक को देते थे सेक्रेटरीट में। बिल्कुल। गाँव कौन सा बताया था आपने? मेरा राखी गढ़ी है। मेरा तो नाम भी ऐतिहासिक है और गांव भी ऐतिहासिक है। चलो, राखी गढ़ी है डॉक्टर करमचंद जी का गाँव, और शोकन साहब की धर्मपत्नी IAS रिटायर्ड जयंती शोकन, बेटे भी इनके IAS और बेटी IPS। और आपका गांव था राजगढ़ डोबी जी। बेनीवाल साहब, प्रीतम सिंह बेनीवाल जी, बहुत अच्छी बातचीत हुई। आपका गांव कौन सा सर? डोला जी। डोला गांव से क्या सो नाम बता? राजेंद्र सिंह जी। तो बहुत अच्छी बातचीत रही, हमने पुराना हरियाणा को जानने की कोशिश की। आज की युवा पीढ़ी इस वीडियो को पूरा सुने और समझे और देखेगी हमारे बुजुर्गों ने किस तरह से मेहनत करके इस हरियाणा को आगे बढ़ाया है। पूरे हरियाणा के परिदृश्य में बात करेंगे सर। पूरे हरियाणा का किस तरह का सबसे उसमें विकसित जिला कौन सा था, पूरे हरियाणा की इकोनॉमी किस तरह की थी, पूरे हरियाणा में सड़कों का जाल कितना क्या था, उसके ऊपर आज हरियाणा का जन्मदिन है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, और मेरे साथ 3 युवा बुजुर्ग हैं, और 1966 में तीनों ने ग्रेजुएशन पास कर ली थी। उस समय हरियाणा कैसा था 1 नवंबर 1966 को, हमारे यहाँ शिक्षा के हालात कैसे थे, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, कितनी यूनिवर्सिटीज़ थी, कहाँ कॉलेज थे, स्कूल कितने गाँव में एक होते थे, पूरा विस्तार से बातचीत करेंगे। यहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान। अब अपने कमेंट्स करना, बात करते हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आपसे शुरू करते हैं, आपको निकलना है फिर है? निकलने को। चलो, प्रीतम बेनीवाल जी हैं और प्रिंसिपल रिटायर हैं जीन छोटराम किसान कॉलेज से जी। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ जी, उस टाइम हरियाणा में केवल 7 ही जिले थे जी, और उस टाइम जींद भी जिला था। जींद हरियाणा के गठन के बाद में बाकी जिलों में से तो 2-2, 3-3 जिले बन गए, लेकिन आज भी जींद में से केवल कोई जिला नहीं मिला और जींद ही जिला है जी। बाकी थोड़े बड़े थे, जींद थोड़ा छोटा था। बड़े थे, जींद छोटा था। लेकिन ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है, हरियाणा बनने के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस टाइम हरियाणा था उस टाइम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। कोई छोटे गांव लिंक रोड से कनेक्ट नहीं थे, बिजली की कोई सुविधा नहीं थी, कोई हाई स्कूल नहीं थे, कोई कॉलेज भी नहीं था। जहाँ तक मुझे याद है, हरियाणा जब बना 1966 में, केवल एकमात्र जींद में डिग्री कॉलेज होता था और कोई कॉलेज नहीं था। अच्छा, एक डिग्री कॉलेज प्राइवेट था? जींद में प्राइवेट नहीं, इनिशियली प्राइवेट कॉलेज था, बाद में सरकार ने टेक ओवर कर लिया था। ओके, कौन सा कॉलेज था जी? पब्लिक कॉलेज था। बाद में सरकार ने टेक ओवर कर लिया था। इवन नरवाना में भी शायद 66 में नरवाना कॉलेज स्टार्ट हो गया था, कमला मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज के, कमला मेमोरियल कॉलेज के नाम से। बाकी कोई कॉलेज नहीं था। कॉलेजों की तो बात छोड़ो, इवन यहाँ तक हाई स्कूल भी नहीं थे। मैंने जब 1964 में मैट्रिक पास की तो हमारे एरिया में गवर्नमेंट हाई स्कूल दमतान साहिब था, बाकी कोई नियर बाई कोई हाई स्कूल भी नहीं था उस तो पूरे हरियाणा में इस तरह के था जी? पूरे हरियाणा में यही चीज थी। हाई स्कूल बहुत दूर दूर होते थे, बहुत दूर दूर, और सड़कों का तो मतलब ही नहीं था। सड़कों का तो कोई कनेक्टिविटी थी ही नहीं। लोगों को 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर जाके रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ता था, कहीं रोड किसी बस में जाना पड़ता था। तो ये असुविधा बहुत ही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं थी, बिजली नाम की कोई चीज नहीं थी। उस समय तो देश आजाद हुए 20 साल हो चुके थे जी। 47 में देश आजाद हुआ, उसके 20 साल बाद हरियाणा बना है। हाँ, लेकिन इसका ये कारण ये था ना, ये यूनाइटेड पंजाब में था। यूनाइटेड पंजाब में सारी इकोनॉमी पंजाब साइड में लगती थी। हरियाणा में उस टाइम पंजाब के लोग या पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, सरकार थी, वो कम ही ध्यान दे पा रही थी, इसलिए हरियाणा का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। इसलिए लोगों ने डिमांड की, चौधरी देवीलाल ने खासकर इस एजिटेशन को चलाया, उठाया कि वह हरियाणा बनना चाहिए, और बाकी काफी लोगों ने विरोध भी किया। शायद ये
प्रोफेसर शौकन जी इस मामले में ठीक बताएंगे, मुझे कोई ज़्यादा ऐसी नॉलेज इस बात की नहीं है। जी 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 शौकन साहब, राम कुमार शौकन हाँ जी जी। प्रोफेसर रिटायर हैं हाँ, हैं? मैं रिटायर्ड हूँ। जी तो जो है ना ये बात ठीक है, बेनीवाल जी ने कही, कोई विशेष तरक्की इस प्रदेश की उस समय नहीं थी। जी हम कह सकते हैं कि एक कॉलोनी ही समझिए कि बाकी के पंजाब का ये इलाका था। जी और किसी तरह का मतलब डेवलपमेंट शिक्षा में या दूसरे क्षेत्रों में जो है ना सड़कें, बिजली, पानी जी मतलब बहुत कमी थी। बल्कि जब हरियाणा बन रहा था तो ये आर्गुमेंट दिया जाता था कि भाई आप अलग तो हो रहे हो इस इलाके से, लेकिन खाओगे क्या? इतना अनाज पैदा नहीं होता आप लोगों के यहाँ, और शिक्षा के लिए भी कोई जो ना ऐसे कोई जगह नहीं थी उस समय। तो ये तो मैं कहूँगा कि हम भाग्यशाली रहे कि चोई बंसीलाल जैसे आदमी यहाँ पर जो ना पदासीन हो गए, जी और उन्होंने जो ना हर क्षेत्र में शिक्षा क्या, पानी क्या, और जो दूसरी सड़कें क्या, बिजली क्या, मतलब हर क्षेत्र में उन्होंने इसको अग्रणी बना दिया जो ना। कितनी यूनिवर्सिटी थी उसमें हरियाणा में जी 66 में? हम तो बल्कि सारा पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ ही ज़्यादातर अटैच थे हम लोग, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ के साथ, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के साथ। और एचएयू बन चुकी थी, वो पीएयू जो ना के नाम से वो जानी जाती थी, बाद में ये एचएयू के नाम और से कुरुक्षेत्र जानी। यूनिवर्सिटी जी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बन गई थी, लेकिन वो रीजनल ही थी। अच्छा हाँ, रेजिडेंशियल थी, मतलब ठीक है। रीजनल समझो कि वहाँ पर जो ना समझो एफिलिएटेड कॉलेजेस नहीं थे उसके। ठीक है, और ये एमडीयू नहीं थी तब तक? एमडीयू नहीं बनी थी। ये बात है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर था। ओके, हाँ, चंडीगढ़ का रीजनल सेंटर था हाँ एमडीयू वाला। एमडी वाला जी। पंजाब यूनिवर्सिटी और का। गुरुजी जम्बेश्वर तो बहुत बाद में अभी बनाया हाँ, ये बसलाल ने। बाकी सब बाद में आई जी, है जी, ये बड़ा यूनिवर्सिटीज। ठीक है। तो ये डेवलपमेंट थी, बल्कि जो ना एक बार कैरों साहब जो ना गुड़गांव गए थे, तो गुड़गांव के जो उस समय एमएलए ने, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, तो उन्होंने जानबूझ करके ये थोड़ा सा सटायर किया था कि भाई देखो भाई कि पहले जो ना हिंदुस्तान बनने से पहले ये हमारा इलाका कैसा था, वो दिखाने के लिए हमने यहाँ पर तरक्की नहीं की है। पंजाब में जो ना हमारी बहुत तरक्की हो गई है। तो इस तरह के जो ना वो सटायर उन्होंने की थी। एक मिनट और जी जी ऐसे है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का गठन कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी ये है। एक बार पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई कन्वोकेशन थी, उस टाइम पंजाब के चीफ मिनिस्टर को शायद ऊंची कुर्सी दे दी थी और चौधरी बंसीलाल को शायद कुछ नीचे कुर्सी पे बिठाया गया था। तो चौधरी बंसीलाल उस टाइम हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये अपनी बड़ी इंसल्ट समझी और तुरंत इमीडिएटली ऑर्डर किया कि कुरुक्षेत्र जो बाकी हरियाणा के सभी कॉलेजेस हैं जो पहले पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएट थे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएट किए जाएं। तो उस टाइम ये सभी हरियाणा के कॉलेजेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हो एफिलिएट गए। किए। ठीक है, और चौधरी बंसीलाल तो इस मामले में फैसला तुरंत लेते थे, वो हाँ, फैसला तुरंत लेते और सटीक होते थे उनके फैसले। ना, और इस तरह का अपमान एक मुख्यमंत्री है और वो पढ़े लिखा नेता था है। जी, तुरंत उन्होंने आनंद फानंद में ये सारा जी जी ठीक है। आप बताओ सर, किस तरह का गांव का रहन सहन, किस तरह के गांव की शिक्षा, एक गांव में कितने क्या लोग पढ़े लिखे होते थे उस समय? उस समय तो गांव में तो बहुत कम पढ़े लिखे होते थे। मैंने जब एमए की, मेरे गांव में हम दोनों ने पहले एमए थे करने वाले, गांव मेरे गांव से। एक आप एक और एक रामकेश मलिक थे मेरे क्लास वाले, इकट्ठे थे, एक सब्जेक्ट में थे। जी और दोनों ने, और हमने एमए की जब हरियाणा में केवल 8 गवर्नमेंट कॉलेज थे, पूरे हरियाणा में, पूरा हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेज। और अब जींद, अकेले जींद डिस्ट्रिक्ट में 9 गवर्नमेंट कॉलेज है। जी। और इस तरह से एजुकेशन का देख लो आप कितना प्रसार हुआ है। और बाकी ये था कि एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसे था कि जब ये रीएलोकेशन, फाइनल रीएलोकेशन हुई एम्प्लॉयज के हरियाणा पंजाब के बांटे, तो मैक्सिमम एम्प्लॉयज पंजाब के हमारे यहाँ अलोकेट हो गए। इसका मतलब ये है कि हरियाणा का एम्प्लॉय बहुत कम सर्विस में था। और यहाँ आने के बाद ये चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर बने, तो वैकेंसीज लिख ली, हरियाणा के एम्प्लॉयज को बहुत वो मिला, नौकरियां मिली और इससे डेवलपमेंट भी सारी चीजों की हुई। और इसके बाद तो ये कुछ लोग कहते थे कि भी होगा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा हमारे को तो बड़ा बेनिफिट मिला है कि भी ये अलग प्रदेश हो गया। तरक्की इतनी हमने कर ली। चौधरी बंसीलाल तो कमाल कर दिया है, यूनिवर्सिटी बनाई, एचएयू इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी हुई, कुरुक्षेत्र हुई, फिर एमडीयू को भी बना दिया, और सारे एग्रीकल्चर कॉलेज, वेटरनरी कॉलेज, ये
मेडिकल कॉलेज में भी पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस करी और काफी इसमें डेवलपमेंट हुई। ठीक है। अच्छा, एक ये बताओ सर, हाँ। उस समय ये कहते थे ना, भी पहले घर घर बुला के पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां देते थे जबरदस्ती, आ जाओ। ये माहौल कब तक चला था? ये माहौल तो वैसे तो तब हमने करी जब भी पढ़ा नौकरी मिल जाती थी। अच्छा। जब हमने मैट्रिक की हमारे साथ के जो साथी थे जेबीटी कर लेते थे वो जेबीटी मास्टर ले जाते, बीएड करी उन्होंने लगे, फिर लेक्चर वगैरह भी लगे। जब मैंने एमए करी तो मैं है ना गवर्नमेंट राजेंद्र कॉलेज बठिंडा में अडोक पे लेक्चर लग गया पंजाब में बगैर सिफारिश के। और फिर मेरी सिलेक्शन यहाँ होगी, अडोक पे हुई थी मेरी यहाँ भी। तो वो मेरे को ना जब तो बगैर सिफारिश लग गया था, काफी बच्चे आ रहे थे कि मैंने देखा कि भी ठीक है इंटरव्यू गए, मेरा कहाँ पड़ेगा नंबर पंजाब का है तो पंजाब वालों के लिए। वो बाई चांस मैं अकेला था अपने सब्जेक्ट में तो मेरी सिलेक्शन होगी। वो पूछा गया भी आप पंजाबी पढ़ा लेते हैं? मैंने कहा मैं पढ़ा लूंगी। तो मैंने ज्वाइन करवा लिया और वो कर लिया। उसके बाद फिर मैं वहाँ छोड़ के आ गया, मैं रिव्यू होने गया हेड कलर से। मैंने कहा कि जी मेरा इस्तीफा ले लो। बोला प्रिंसिपल साहब से बात करो। वो कहने लगा, मैं कहा जी, बोला आप क्यों नहीं आ रहे? मैंने कहा मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा शायद सिलेक्शन। बोला मैं आपको छोड़ता नहीं और इस तरह से मैं इनको लिख दूंगा रजिस्ट्रार को भी, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट को। तो मैंने कहा जी मैं छुट्टी लेके जाऊँ। मैंने यहाँ से इस्तीफा भेज दिया। उन्होंने कहा भाई चिट्ठी लिखी 4 दे के जाओ। और फिर मैं सिफारशी चिट्ठी लेके नौकरी छोड़ के आया। अच्छा। और प्रिंसिपल ने मेरे से पूछा कि आपके 5-7 दिन आपने काम किया है, उसी तनख्वाह मैं तनख्वाह भी नहीं लेता। तो हाँ, हरियाणा में किस पद पर लगे फिर आप? मैं लगा डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर। ठीक है। लगा फिर वो करता करता फिर मैं ज्वाइंट डायरेक्टर रिटायर हुआ हूँ। गुड़गांव में मेरी पहली पोस्टिंग थी। गुड़गांव भी बहुत कुछ नहीं था वहाँ। आज तो मैं गुड़गांव जाऊँ तो गुम हो जाऊँ। मैं 3 साल पौने 3 साल नौकरी करके आया हूँ, लेकिन अब पहचान में नहीं आ रहा है। ये गुड़गांव कब से बदला जी? हैं? ये गुड़गांव कब से बदला? गुड़गांव है 70-71 से शुरू हो गया था, जो उस टाइम में मारुति के लिए डिप्टी कमिश्नर बंसीलाल जी के टाइम में बीएस इलाहाबादी डीसीओ होते थे, उन्होंने एक्वायर करी थी मारुति के लिए जगह। उसके बाद फिर डेवलप होता रहा, ऐसा चलता रहा। फिर उसके बाद तो 85-86 के बाद ज्यादा हुआ। और दिल्ली के पड़ोस का बड़ा दिल्ली का गुड़गांव में दिल्ली के पड़ोस का बड़ा फायदा रहा। ये तो लेकिन सारा तो डीएलएफ वाले की परिकल्पना रही सर। हाँ, वो डीएलएफ ने भी बहुत स्टार्ट तो उन्होंने किया। बाद में फिर हुड्डा ने भी जाना काफी अपनी डेवलपमेंट की, इंडस्ट्रीज लग गई, मानेसर स्थापित समझो हो गई। तो इस तरह से जो ना हुआ। जैसे विचार था भाई जो ना हरियाणा भूखा मरेगा, लेकिन हरियाणा ने लीड ले ली सारे देश के अंदर जो ना हम कहेंगे जो तो हर क्षेत्र में। कई मामलों में पंजाब से भी आगे हम निकल गए जो ना उदाहरण देने लगे। तो ये सारा कुछ हमारा नेतृत्व के कारण ही जो कुछ हुआ, बंसीलाल के कारण है। वही इज द रियल क्रिएटर। वैसे तो चौधरी देवलाल का रोल तो इसमें था, लेकिन एक्चुअली बंसीलाल पहचान जो करवाई ना इस हरियाणा की, वो चौधरी बंसीलाल ने। प्रधानमंत्री भी उनका एग्जाम्पल देते थे ना, चौधरी बंसीलाल का एग्जाम्पल दे। बोला बंसीलाल को देखो, ये डेवलपमेंट का सीखना तो उनके साथ लो, उनसे सीखो कुछ काम। इसलिए वो उन्होंने डेवलपमेंट करवाया था, तभी विकास हुआ था, तभी विकास पुरुष कहने लगे थे उनको। बल्कि इंदिरा गांधी जी तो एक बार जो ना छोटे स्टेट्स के फेवर में हो गई थी कि जैसे चौधरी बंसीलाल ने क्या जो ना करिश्मा कर दिया हरियाणा के लिए। तो इसी तरह से जो ना आपने एक क्वेश्चन किया था कि वो कौन सा समय था हरियाणा से पहले जब घर से बुलाकर नौकरियां देते थे, क्या नौकरियां तैयार है। मुझे लगता है ये 1960 से पहले जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, ये उनको नौकरी की कोई समस्या नहीं थी। ये थी कि नौकरी आसानी से मिल जाती थी। घर से बुलाने वाली बात तो नहीं कभी सुनी, हमारी नज़रों में बात नहीं आई, लेकिन इतना था बेरोजगारी नहीं थी। ग्रेजुएशन करते और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए आसानी से नौकरी मिल जाती थी। दूसरी बात, आज जब ये पंजाब से हरियाणा का अलग से पार्टीशन हुआ तो कुछ तो लोग सोचते थे कि हमें नुकसान होगा, और पंजाब इतनी एक फ्लरिश स्टेट है, हम उससे अलग हो जाएंगे। जैसे प्रोफेसर शौकत ने बताया कि कैसे काम चलाओगे, कैसे इकोनॉमी आपकी रहेगी, कि कैसे, क्योंकि सारा जो सिस्टम था एग्रीकल्चर का या दूसरे इकोनॉमिक जो सेक्टर था वो पंजाब में ही ज़्यादा डेवलप था, वहीं की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग थी एज कम्पेयर टू दिस पार्ट ऑफ दिस हरियाणा। तो बाद में
देखो अगर हम ये सोचते हैं आज के दिन अगर ये इस बात के ऊपर एनालिसिस किया जाए तो अगर ये हरियाणा न बनता तो ये आज जो चीज हरियाणा में होती ही नहीं बिल्कुल। ये जो ओवरऑल डेवलपमेंट हुई है सिर्फ ये चौधरी देवीलाल की जो मेन डिमांड थी, काफी लोगों ने, जैसे मुझे पता नहीं, प्रोफेसर शेर सिंह थे उन्होंने अपोज भी किया था, लेकिन चौधरी देवीलाल ने ये डिमांड की और ये सिरे चढ़ी। और इसके पहले जो चीफ मिनिस्टर थे भगवदाल शर्मा जी, पहले चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के जी। ये उनका भी अच्छा रोल रहा। अच्छा नहीं हो तो थोड़े से दिन रहे भगवदाल शर्मा जी, तो थोड़े से दिन रहे थे, कितने महीने, 3-4 महीने चीफ मिनिस्टर रहे थे। हाँ, वो नौकरी वाला हमने बुजुर्गों से सुना, बैठते थे ना, वो कहते थे पटवारी आते थे गाँव में, और वो भी कोई भी 10वीं पास कौन है उसी को ले जाते थे, फौज में भर्तियां हैं। इतना जोरदार जो टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं ना, वो फर्स्ट डिविजनर मैट्रिकुलेट को लेटर लिख देते थे कि भाई आप बेशक हमारे यहाँ ज्वाइन कर, वो तो आज भी उनको मिल जाते, वो तो आज भी है। बाकी मतलब ये है कि मुश्किल नहीं पड़ती थी नौकरी लेने के लिए। ठीक है सर। हाँ हाँ, जैसे हमारे राजेंद्र सिंह ढिल्लो जी, मैं बीएसएफ से रिटायर हूँ, सीमेंट फैक्ट्री से। जैसे अपने सर बोलते हैं भाई एजुकेशन का बड़ा अच्छा था उस टाइम हमारा हेल्थ का भी बड़ा था, जिसकी कमर 29 मिलती थी और छाती 42 होती थी। उस लड़के को फौज में पुलिस में बिल्कुल 3-3 बार नंबर बिटते थे। अच्छा। मेरा 4 बार नंबर बिट गया था, पुलिस में भी चला गया, फौज में भी चला गया। हाँ, कमर 29 होनी चाहिए, छाती 42 होनी चाहिए, जिसको पे जवान दिखता था। और पढ़ाई तो जिसने मैट्रिक कर ली उसकी जेबीटी रही है, छोटे मोटे बहुत नौकरी थे। सर तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इनके तो बड़े लेवल के थे। मतलब जेबीटी मास्टर के लिए, फौज के लिए 2002 तक कोई घाटा नहीं था करने वाला, यदि शरीर जिसका ठीक है और 10वीं पास करे, उसे कोई बिल्कुल। आपने क्या कुछ देखा उसमें? 66 तो मैं पैदा ही नहीं हुआ, मेरी तो 67 की डेट ऑफ बर्थ है। यही मैं ऐसे है ना जी। भाई 66 से पहले जो थे, जैसे हमारे जैसे ग्रेजुएट हो गए थे, मैं तो ग्रेजुएट नहीं हुआ पाता, 2 इंजीनियरिंग कर ली थी मैंने डीएन कॉलेज हिसार से। कॉलेज ही नहीं थे पहली ये बात है। शिक्षा का उत्थान कैसे होता, कैसे लोग शिक्षित होते जब उनको कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था, कोई शिक्षा संस्थान ही नहीं थे, वो कहाँ जाए, गाँव के लोग कैसे जाए। मैं जब गाँव में जाता था कोई सड़कें नहीं थी, समैन से बस स्टैंड पे बस पकड़ता था और डीएन कॉलेज हिसार में जाता था। एकमात्र रिनाउंड कॉलेज जो इस एरिया का था डीएन कॉलेज हिसार ही था, पर विशेषकर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ से पंजाब के स्टूडेंट्स बहुत आते थे, मलेरकोटला के, बठिंडा के, काफ़ी बच्चे डीएन कॉलेज हिसार में दाखिल होते थे। और हमें कोई पता ही नहीं था कि और भी कोई कॉलेज है। जैसे इन्होंने जिक्र किया जींद में जो कॉलेज खुला, कौन से सर, कौन से में था? 1960 में 1960 में कॉलेज खुला, वो भी एक प्राइवेट कॉलेज खुला था। लेकिन जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे ये कि मेरे दिमाग में थी कि एकमात्र डीएन कॉलेज हिसार ही हमारे ये नियर बाई पड़ता है, जो अच्छा शिक्षण संस्थान है और अच्छा स्टाफ है, टीचिंग फैसिलिटीज पूरी हैं। तो बाकी शिक्षा संस्थान ही नहीं थे, पढ़ते कैसे लोग? ठीक है, कोई सिस्टम था ही नहीं उनके पास, कोई साधन ही नहीं थे। जी ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल ये, हाँ, जींद कॉलेज का जहाँ जिक्र है कि भी ये खुला है, फिर जींद के लोगों ने डिमांड की थी कि भी यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज खोला जाए। सरदार प्रताप सिंह कह रहे थे चीफ मिनिस्टर, वो कहता मैं खोल दूंगा, लेकिन एक शर्त वह है, तुम 1 साल प्राइवेट कॉलेज चला के दिखा दो। जींद वाले ने प्राइवेट चला के दिखा दिया कॉलेज, और बगैर बिल्डिंग के, ये जो एसडी स्कूल है ना, ये पुराना रानी तालाब पे, यहाँ कॉलेज होता था, यहाँ से हमने बीए की है इसमें। और उसके बाद इन्होंने फिर गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया, तो उसके बाद ये चल गया इसका। पूरे हरियाणा के परिदृश्य में बात करेंगे सर, पूरे हरियाणा का किस तरह का सबसे उसमें विकसित जिला कौन सा था? पूरे हरियाणा की इकोनॉमी किस तरह की थी? पूरे हरियाणा में सड़कों का जाल कितना क्या था, उसके ऊपर थोड़ा सा बताओ। रोहतक कंपैरेटिवली जो ना दूसरों से बेटर था, आगे था। वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में जो ना पहले ही काफी लोग जो ना परिचित थे, और दिल्ली का बड़ा फायदा रहा। हिसार, अंबाड़ा, ये कम थे कंपैरेटिवली। अच्छा। रोहतक में शिक्षा जो ना ज्यादा थी, और बाकी रोहतक से के ही मंत्री रिप्रेजेंट करते रहे। हरियाणा, पंजाब में जो ना जब हम यूनाइटेड थे, ज्यादातर वो रोहतक के ही मंत्री रिप्रेजेंटेशन देते थे। ठीक है। तो नेचुरली फिर अपने इलाके में उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। बाकी ये हमारा जो जीन था विशेष तौर पर, ये तो बहुत बैकवर्ड था। हम तो गुलामों के गुलाम रहे हैं। पहले आजादी से पहले जींद रियासत थी, उसके बाद फिर कोई ऐसा नेता यहाँ
मतलब हुआ नहीं। जी, ठीक है। तो मतलब ये है कि ऑन द होल जो ना हरियाणा बहुत ही बैकवर्ड स्थिति में था। बिल्कुल, ये बार हरियाणा 58 साल का हो गया है और हाँ। 58 साल में एक आदमी रिटायर कर हाँ देती है सरकार उसको। हाँ जी। 58 साल में हरियाणा ने कितनी तरक्की की है? क्या मानते हो सैटिस्फैक्शन के लायक है या कहीं कमियाँ रही हैं और हमें ज़्यादा आगे जाना चाहिए था? मतलब वैसे तो जो ना वही और भी आगे जा सकते हैं और जा सकते थे, लेकिन देन टू सारे हिंदुस्तान को देखते हुए तो हम फिर भी बहुत हर क्षेत्र में आगे हैं जो है ना। खासकर विशेषकर आजकल स्पोर्ट्स में, स्टडीज में बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना एडवांस हो चल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसे है ना, हाँ। ओवरऑल डेवलपमेंट को देखते हुए अब हरियाणा दूसरी स्टेट से वैसे भी पर कैपिटा इनकम में भी उसकी पोजीशन अच्छी है। हरियाणा को मेरे हिसाब से जो ज़्यादा एडवांटेज मिला, क्योंकि ये दिल्ली से जुड़ा हुआ अपना देश है। दिल्ली को कम से कम 70% एरिया सरकमफ्रेंस के हिसाब से हरियाणा कवर करता है। दिल्ली एक नेशनल कैपिटल होने की वजह से हरियाणा को बहुत एडवांटेज मिला है। नेचुरली एनसीआर रीजन्स में कुछ सर्टेन डेवलपमेंट सरकार करती है, उनका भी एडवांटेज मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को। और बाकी लोग जागृत भी हुए हैं, अवेकनिंग भी आई है, थोड़ा फर्क है। जैसे पहले एक परिवार में कोई पढ़ा लिखा होता ही नहीं था, तो कभी सोचते नहीं था कि उसके बच्चे पढ़े। बहुत 1% लोग भी ऐसे नहीं थे जो इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, और वो सोचते थे कि उसके बच्चे पढ़ने चाहिए या कॉलेज में उनको भेजें या स्कूल में दें। आज तो अगर किसी के पेरेंट्स प्योरली अनपढ़ है, वो भी सोचते हैं कि उसका बच्चा IAS IAS बने, उसके लिए कितना संघर्ष करते हैं। चाहे कुछ भी हो, कोई भी उन्हें साधन जुटाना पड़े, अपने बच्चों को पूरी फैसिलिटी देते हैं, और इसलिए बच्चे आजकल आगे आ रहे हैं। मैंने ऐसे काफ़ी बच्चे देखे हैं जो जिनके घर में जाओ तो मैं पूछता हूँ कि बेटे कौन सी क्लास में हो गए, तो उनका फादर आके बोलता है कि हाँ बेटे तेरे अंकल पूछ रहे हैं, बता कौन सी क्लास में पढ़ता है। उनके पेरेंट्स को ये तक नहीं पता तेरा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, और ऐसे बच्चे आगे जाकर बहुत अच्छे पदों पर जाते हैं। बिल्कुल, चलो पर्सनल बातें करें। आप बताओ, आप उस ज़माने में पढ़ गए थे, किसका योगदान मानते हो? आपके पिताजी उसमें पढ़े लिखे थे या वो कैसे आप पढ़ गए? नहीं, पिताजी तो किसान ही थे, जी। लेकिन उनकी जो कंपनी थी या जहाँ वो बैठते उठते थे, तो वो पढ़े लिखे लोग थे। जी। क्योंकि हमारा गांव नरवाना के बिल्कुल पड़ोस में है, गाँव डूमरखां। गांव डूमरखां। जी। तो इसलिए जो है ना वो ज़्यादातर पढ़े लिखे जो उस समय के थे मशहूर आदमी, उन लोगों के संपर्क में रहते थे और उनकी वो नकल देखते थे की उन्होंने कि भैया इन्होंने इनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो मेरे बच्चे ही पढ़ने चाहिए। और क्योंकि होल्डिंग बहुत कम थी, इसलिए उन्होंने बता दिया कि बच्चों इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी ही मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए रहे। जी, आप उसमें किस तरह पढ़ पाए? उस 66 में ग्रेजुएट हो ऐसे गए? है, मेरे फादर बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन वैसे एग्रीकल्चर वो बड़े, जैसे अनपढ़ आदमी भी विद्वान होता है ना, इस टाइप का नेचर गाँव था। कौन सा आपका? हम 4 भाई थे, मेरा गांव राजगढ़ डोबी है, जी। और मेरे फादर, हम 4 भाई हैं, 4 भाई थे। जी। अब सबसे बड़े हमारे भाई ने 1956 में मैट्रिक पास की थी। जी। तो वो पिताजी कैसे शिक्षा का महत्व पहचान पाए उस समय में? ये तो मैं खुद ही नहीं बताता, उनके दिमाग की उपज ये थी कि वह बच्चे पढ़ने चाहिए। पहला हमारे गांव का वो लड़का, मेरा बड़े भाई, पटवारी भी रहे, और वैस कॉलेज रोहतक में भी उन्होंने दाखिला दिलवाया, लेकिन वो पता ही नहीं उनके मन में क्या था, वो नहीं पढ़ पाए। पटवारी की ट्रेनिंग करने के बाद में 3 साल पटवारी भी रहे, और वो बाद में उन्होंने जॉब नहीं की, और बाद में खेती बाड़ी में लग गए। बाकी दूसरा 4 भाइयों में से 3 भाइयों ने ग्रेजुएशन की, और केवल एक भाई ने खेती बाड़ी से जुड़ा रहा, और उसने बड़े मन लगन से, दिल से खेती बाड़ी का काम किया। जी। ये चल बहुत बढ़िया। आप बताओ सर, उस समय आप किस तरह, मतलब 66 में ग्रेजुएशन कर चुके थे, कैसे पढ़े उसमें? उसमें तो ऐसे था कि हूँ तो मेरे पिताजी भी अनपढ़े थे, 2 जमात पढ़े थे, लेकिन मेरी माँ है ना उस टाइम में 4 जमात पढ़ी हुई थी उस टाइम की। खांडा खेड़ी में वो था, मेरे गांव में उस टाइम की औरतों में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी। और वो क्या करती कि भाई ऐसे था कि हमारे तो कन्या स्कूल था, पाठशाला थी, और उन्हें बोले कि चौधरी नेकीराम थे, चौधरी सूरजमल के भाई कजन। ने बोला नेकी की बू तो 5 जमात पढ़ गई, हुआ मास्टर डी लागी। ने बोला मैं भी 5 जमात पढ़ लेती तो मैं भी मास्टर डी लग जाती। तो मेरी माँ पढ़ा दिया करती, कहा दिया के उनके जल जाल चढ़ा दिया करती, उनको होता है हाथ से वो सिलाई से तो कपड़े नहीं सिलती थी, सुई धागा से कपड़े सिल देती तुम्हारे। और वो तो मेरे पिताजी ने इंटरेस्ट काफी लिया मेरे में कि भाई मैं BA करी जब मैंने, तो मैं कहने लगा, और कहने लगे साथी B.Ed में ले लेना, नहीं बोला नहीं MA कर MA, और उन्होंने
बड़ा मेरे को अपने मतलब कुछ भी करके और वो कराया। और उसके बाद भी मेरे को तो मेरे पिताजी ने बड़ा नौकरी में भी सहयोग दिया। वो कहता भाई तेरे पास खर्चा होगा, मैं शादीशुदा था, बच्चे थे मेरे जब नौकरी मिले, तो मेरे से कभी उन्होंने कभी तनख्वाह की डिमांड नहीं की। चलो बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताओ सर, उस समय क्या हरियाणा में और इस समय के हरियाणा में कितना बदलाव आप देख रहे हो? खान पान में, कपड़ों में, रहन सहन में, आज की यूथ की पीढ़ी के व्यवहार में कितना बदलाव? में दिन रात का फर्क है। देखो अब खाना पीना जो पहले था वैसा इतना मतलब समझो कि सेहत के हिसाब से तो शायद उसमें कमी आ गई है, लेकिन बाकी वैरायटी बहुत है। बहुत होटल्स, रेस्टोरेंट, खान पान का सब कुछ व्यवहार जो ना लोगों का बदल गया है। अब जो ना वो असलियत में था जो ये कहावत है देशों में देश हरियाणा दूध दही, असलियत में था? पहले था, सचमुच ही था। लोग पशु बहुत रखते थे। अब जिनके पास जमीनें हैं वो भी पशु रखना प्रेफरेंस नहीं करते, वो बेच रहे हैं क्योंकि वो आर्थिक दृष्टि से उनको लाभदायक नहीं है। अब तो गांव में 50% लोग मोल का दूध ले रहे हैं। पहले के हरियाणा में और आज के हरियाणा में काफी बदलाव है, काफी अंतर है। और इसका मेन जो कारण मैं मानता हूँ वो एजुकेशन है। आज गांव की लड़कियां शिक्षित हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उस टाइम तो हरियाणा के अंदर लड़कियों को पढ़ाना ही अच्छा नहीं मानते थे। और मैंने अपने टाइम में भी देखा है, अगर कोई पढ़ लिख गया और उसको सर्विस की अपॉर्चुनिटी मिल गई तो उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप चाहते नहीं थे कि हमारी लड़की नौकरी करे। वो अच्छा नहीं मानते थे कि उनकी लड़की नौकरी बाहर जाके करे। पहले हरियाणा की ये शिक्षा थी। आज क्या है, आज टोटली चेंज है। अगर कोई बच्चा, लड़की ग्रेजुएट होगी या पोस्ट ग्रेजुएट होगी और उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पेरेंट्स चाहते हैं कि नौकरी करो। और मैं तो कॉलेज से जुड़ा रहा हूँ, जैसे काफी 37 साल कॉलेज में सर्विस की है। जब भी हम कई बार सेंटर वगैरह चेक करते थे, आज के दिन की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे 10 ईयर्स बैक, एक कमरे में अगर 40 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है तो 40 में से एट लीस्ट 35 गर्ल स्टूडेंट ही होते हैं। उस टाइम तो एक भी नहीं होते थे। हरियाणा से पहले एक भी बच्चा हमें कभी कॉलेज में नहीं दिखता था। पर जब हम पढ़ते थे उस टाइम नहीं कोई गर्ल्स हमारे साथ ही पढ़ती। हो सकता कोई बस दूसरी जो अच्छी शहर क्षेत्र से जुड़ी हुई लड़कियां मेडिकल साइड में 1-2% लड़कियां हो सकती हैं। अदरवाइज गांव से कोई लड़कियां नहीं आती थी, शहर की होती थी। ठीक है सर। अच्छा एक कपड़ों की बात कर रहे थे आप, उसमें आप जैसे स्कूल में, कॉलेज में जाते थे, खद्दर के कपड़े पहन के जाते थे, कुर्ता पजामा होता था या धोती बांधते थे उसमें, इस तरह किस तरह का होता था? धोती तो बांधते थे वैसे तो आमतौर पे कॉलेज में तो पैंट कमीज ही पहनते थे लोग। अच्छा। ये है कि उस टाइम में ये था कि हमारे टाइम में शुरू में दान कॉलेज में हिसार में लिया था मैंने, उस टाइम में सूती कपड़े चलते थे, पैंट भी, शर्ट भी, रोब। लेकिन उसके बाद ऐसा था टेरेलिन वगैरह ये चलता रहा। कोट यहाँ तो या कॉलेज था, डिसिप्लिन था, हमारा प्रिंसिपल बहुत सख्त था। उन्हें ड्रेस कर रखी थी, खाकी पैंट, सफेद कमीज या सफेद पैंट, दोनों। इनके अलावा रंगीन कपड़े नहीं पहनने के अलाउड थे। ठीक है। अच्छा कोई धोती पहन के स्टूडेंट जाते थे? आ जाता थे एक आध। अच्छा। अब वो दूसरे कॉलेज में थे, हमारे कॉलेज में यहाँ था। यहाँ तो नहीं आने देते तो प्रिंसिपल टोक देता था, तो बाकी बच्चे धोती पहन के भी चले जाते थे। अच्छा। एक आध कोई कंबल ओढ़ के भी आ जाया करता। एक आध एक बार की मैं बताऊं, यहाँ जींद कॉलेज में एक आ गया, हमारे से जूनियर था, बलराज था वहाँ का, बीबीपुर का। वो शायद मस्त था, सूता, एक दिन रजाई ओढ़ के आ गया। क्या बात है। चलो आखिर में बिल्कुल मन की बात बता दो, लास्ट में क्या क्या कहना चाहोगे? कुछ लास्ट में उस समय की कुछ बातें कुछ अच्छी। उस समय की तो आप बता दो दी का। चलो ठीक है, आप बताओ सर लास्ट में क्या मैसेज? क्या मैसेज यही है भाई, जो है ना, बगैर मेहनत तो कुछ होगा नहीं। हाँ। तो मैं बच्चों को लिए कहूँगा कि भाई ज़्यादा ज़्यादा परिश्रम करो, अपनी सेहत ठीक रखो अपनी, और शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दो। अगर हरियाणा तरक्की करेगा तो शिक्षा के थ्रू करेगा, शिक्षा के बिना कुछ नहीं। मेरे विचार में पुराना जो हरियाणा था, समझो उस टाइम लोग बड़े सिंपल थे, साधारण थे। उनके मन में, जैसे मैं सोचता हूँ, कोई छल कपट नहीं था। इकट्ठे बहुत बैठते थे, कम से कम बैठकों में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 20-20 लोग बैठे रहते थे, उक्का बजता रहता था और रात के 10-11 बजे तक बैठे रहते थे, आपस में बात करते थे। भाईचारे की भावना बहुत ज्यादा थी।
आज जो कि आज बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं भी जाओगे आज का इस हरियाणा के अंदर अगर आप देखोगे कहीं आपको 10 आदमी बैठे दिखाई नहीं देंगे। नहीं देगी। लेकिन उस टाइम तो बहुत बैठे रहते थे। कोई आम फंक्शन होता था, कोई आम सारे के सारे गांव के लोग एक जुड़ जाते थे, पर्स में जुड़ जाते थे, इकट्ठा होते थे। कोई पंचायत का फैसला करना होता तो उसमें सब भागीदार होते थे, सब इंटरेस्ट लेते थे। आज ये बात नहीं है। भाईचारे को नहीं पीटे उसको बनाए। हाँ, जी। इसमें जो सुविधा बच्चों के लिए है कि हमारे टाइम में सुविधा इतनी नहीं थी, वो मेहनत करके आ जा करते। लेकिन ये है ना अब सुविधा बहुत हो गई है बच्चों को। कुछ बच्चे तो आगे निकल रहे हैं, मेहनती हैं, ये नहीं कहेंगे कि भाई बिल्कुल काम नहीं करते। कुछ बच्चे है ना ज्यादा सुविधा होते हुए उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। लेकिन हमारे टाइम में ऐसी थी कि सुविधाओं की कमी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेहनत करके बच्चे बड़े आते थे। और उस टाइम में तो एक परसेंटेज थी। हमारे टाइम में तो ऐसे हुआ करता कि 10वीं में जिसकी फर्स्ट डिवीजन आ गई तो वो उसका चारों चुगर चारे सारे गांवों में आवाज आखती का भाई उसको फलाने का लड़का फर्स्ट डिवीजन आया है, सेकंड डिवीजन। अब तो 97% भी 98% ले, पता नहीं किस तरह के। उस टाइम में वो इंटेलिजेंट हुआ करते फर्स्ट डिवीजन वाले लड़के, बहुत अच्छे, और उनको सेक्रेटरीट में फटाक दी नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि ग्रेजुएट हो या फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक को देते थे सेक्रेटरीट में। बिल्कुल। गाँव कौन सा बताया था आपने? मेरा रखी गढ़ी है। मेरा तो नाम भी ऐतिहासिक है और गांव भी ऐतिहासिक है। चलो, राखी गढ़ी है डॉक्टर करमचंद जी का गाँव। और शोकन साहब की धर्मपत्नी IAS रिटायर्ड जयंती शोकन, बेटे भी इनके IAS और बेटी IPS। और आपका गांव था राजगढ़ डोबी जी। बेनीवाल साहब, प्रीतम सिंह बेनीवाल जी, बहुत अच्छी बातचीत हुई। आपका गांव कौन सा सर? डोला जी। डोला गांव से। क्या सो नाम बता? राजेंद्र सिंह जी। तो बहुत अच्छी बातचीत रही, हमने पुराना हरियाणा को जानने की कोशिश की। आज की युवा पीढ़ी इस वीडियो को पूरा सुने और समझे और देखेगी हमारे बुजुर्गों ने किस तरह से मेहनत करके इस हरियाणा को आगे बढ़ाया है। और आज की जो युवा पीढ़ी है नशे में, दलदल में और सब मोबाइल के इसमें फंसी हुई है। पढ़ लिख कर वो कुछ मेहनत करे, आगे बढ़े और एक हरियाणा को स्वर्णिम हरियाणा बनाए। मैं आपका दोस्त करमपाल, कमेंट्स करें। थैंक यू।